दूसरों की पार्टियों को तोड़ना, दूसरे के विधायकों को खरीदकर अपने यहां पर मिलाना, सरकारों को गिराना, यह सबको डर लग रहा है। और स्पीकर पे कहा तो मुझे याद आया, पिताजी बहुत से लोग भूल जाते हैं, ये वो पार्टी है जिन्होंने सोमनाथ चटर्जी 2004 से 9 वाली लोकसभा में स्पीकर थे और कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया था। तब जब सारा विपक्ष जेल में था और लाखों लोग जेल में थे, उस समय जो लोग करने वाले आज कहते हैं संसदीय मर्यादा, वो सरकार चलाए अच्छे से। एक अलग बात है कि हथियाई हुई सरकार है, ये तो हथियाई हुई अल्पमत की सरकार है, लेकिन उनकी सरकार है। जिस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है, उस गठबंधन को तो मैंडेट नहीं है। 1999 में अटल जी की एक वोट से सरकार गिरी थी और वो एक वोट जानते किसका था, और वहां कांग्रेस जड़ मूल से साफ हो गई है। उसके बाद इनके चेहरे पे कितनी साफ चमक दिखाई पड़ती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, कांग्रेस इस वक्त मानसिक दिवालियेपन की शिकार हो चुकी है। उसको लगता है कि 2024 के जो चुनाव परिणाम आए हैं, जनता ने मैंडेट कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को दिया है, जबकि उनकी टोटल सीटें 234 हैं, जबकि एनडीए गठबंधन की सीटें 293 के आसपास हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि उनकी सीटें अब 303 के आसपास पहुंच चुकी हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस अपने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे इतनी पागल हो गई है कि वो जनता के दिए मैंडेट को भी नकारने से चूक नहीं रही। वो हर डिबेट में जाकर यही बता रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, और जबकि नरेंद्र मोदी, जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में शपथ ले ली है और वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उन्होंने ये सरकार जो बनाई है वो हत्या कर बनाई है। दोस्तों, कांग्रेस आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से सरकारों को गिराने और सरकारों को हथियाने में माहिर है, और इसी बात का परिचय उनके प्रवक्ता हर डिबेट में दे रहे हैं। दोस्तों, आज की ये डिबेट सुधांशु त्रिवेदी और आलोक शर्मा के बीच में हो रही है, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी ने अपने फैक्ट्स के साथ, अपने तथ्यों के साथ आलोक शर्मा और पूरी कांग्रेस पार्टी की ऐसी क्लास लगाई है, ऐसा रगड़ दिया है कि आलोक शर्मा के पास कोई जवाब नहीं है। आपको ये डिबेट देखने में बड़ा मजा आएगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को साथ में एंड तक देखते हैं। थैंक यू। जिन मुद्दों को उठाने की बात आप कर रहे हैं, क्या उन पर हम देखेंगे एक स्वस्थ संसदीय डिबेट जो वहां पर चलेगी, जिससे लोगों का सरोकार है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आज स्पीकर का पद केवल इसलिए बीजेपी लेना चाहेगी कि जेडीयू और यहां पर टीडीपी, इन पार्टियों को कैसे तोड़ा जाए। और हम नहीं कह रहे हैं, तमाम सांसद कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं। आज चिराग पासवान जी खुश हो रहे होंगे, 5 में से 5 सांसद हैं। पिछली बार उनकी पार्टी 4 लोगों के साथ तोड़ी थी इन्होंने। एनसीपी को हो या शिवसेना का हो, सबके सिंबल भी कहां जाएंगे वो भी किस तरह से तय हुआ था, सबने देखा था। आप कहें कि साहब वो तो कोर्ट का निर्णय आ गया था, उसने निर्णय दे दिया था। मुझे लगता है कि ये सब तोड़फोड़ की राजनीति अब बहुत ज्यादा नहीं चल पाएगी, और इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है। जो व्यक्ति कहता है एक अकेला सब पर भारी, वो मणिपुर जा नहीं सकता है, और पूरे 10 साल के अंदर वो व्यक्ति एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता है। तो मर्यादाएं तो वो भी थी कि एक प्रधानमंत्री विदेश से आते थे तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, विदेश में भी करते थे, अपने देश में भी करते थे। यह भी संसदीय परंपरा का एक हिस्सा था कि सेशन से पहले और सेशन के बाद सेशन में कौन से विषय होंगे उस पर खुलकर चर्चा होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो सीएम जी बालयोगी जी को बनाया था, स्पीकर बनाया था, और डिप्टी स्पीकर भी अपोजिशन को ही था। मुझे नहीं लगता कि अपने दल से बाहर जाकर पहले तमाम जो सरकारें रही हैं उन्होंने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर इस तरह से कभी सोचा हो। लेकिन उन लोगों की नीयत साफ थी, इस सरकार की नीयत खराब है। सबको डर लगता है कि स्पीकर पद जहां जहां गया है, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार देख लीजिए, 1.5 साल तक स्पीकर के फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को सख्त टिप्पणी करनी पड़ी, और स्पीकर के पद के माध्यम से दूसरों की पार्टियों को तोड़ना, दूसरे के विधायकों को खरीदकर अपने यहां पर मिलाना, सरकारों को गिराना, यह सबको डर लग रहा है। बंद करो, हाथ जोड़ के। मैं आप लोग एक तरफा जो निकालने जाते थे कि ये विधेयक पास करा लो, या फिर कोई भी काम जो करना है उस पर आपको विपक्ष की टीका टिप्पणी या आपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इस बार फर्क पड़ेगा? नहीं श्वेता जी, आप याद करिए, हम सबको साथ में लेकर ही पारित करवा रहे थे। राज्यसभा में तो हमारे पास बहुमत नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले दोनों कार्यकाल में बहुमत नहीं था, उसके बावजूद हमने धारा 370 भी पारित करवाया। तो ऐसा तो नहीं है 35 से भी पारित करवाया, अनेक हमने पारित करवाए, तो वो अन्य दलों के सहयोग के साथ ही कराए। और स्पीकर पे कहा तो मुझे याद आया, पिताजी बहुत से लोग भूल जाते हैं, ये वो पार्टी है जिन्होंने सोमनाथ चटर्जी 2004 से 9 वाली लोकसभा में स्पीकर थे और कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया था। भारत के इतिहास का कोई दूसरा उदाहरण बताएं जब किसी स्पीकर को उसकी पार्टी से निकाल दिया गया हो। मान्यवर कांग्रेस को लोग भूल जाते हैं, एक अकेला सब पर भारी नहीं। इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। एक अकेली पूरे देश पे भारी, उसकी हैसियत पूरे देश से ऊपर हो गई। और मैं याद दिलाना चाहता हूं
इस दौर में देश ने संविधान का वो दौर भी देखा जब पूरा विपक्ष जेल में था महोदय। इमरजेंसी के दौर में पूरे भारत में हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार समाप्त थे। पुलिस किसी को उठा के जेल में डाल दे, आप कोर्ट में नहीं जा सकते थे। और उस समय भारत के इतिहास का सबसे बड़ा संविधान संशोधन किया गया। लोगों को याद न हो तो याद दिला दूं, 42वें संविधान संशोधन में जानते कितने आर्टिकल चेंज किए गए थे? 40 आर्टिकल बदले गए। 14 आर्टिकल में नया किया गया, 2 नए पार्ट जोड़ दिए गए और संविधान के प्रियम्बल या उद्देशिका को, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, उसको भी चेंज करके सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड डाल दिया गया। कब? जब सारा विपक्ष जेल में था और लाखों लोग जेल में थे। उस समय जो लोग करने वाले आज कहते हैं संसदीय मर्यादा। ये समझाइए कि ये एनडीए की का प्रेरोगेटिव नहीं है कि वो तय करे कि टीडीपी को, जेडीयू को या बीजेपी का ही कोई व्यक्ति हो जिसे स्पीकर के इस पद के लिए वो उतारना चाहे मैदान में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए, उनकी सरकार है, उन्होंने सरकार बनाई है, वो सरकार चलाएं अच्छे से। एक अलग बात है कि हथियाई हुई सरकार है ये। अच्छा तमाम जांच एजेंसियों की और इलेक्शन कमीशन की और तमाम, आज आप देख ही रहे हैं अखबारों में और तमाम चीजें क्या खबर चल रही हैं। तो हथियाई हुई अल्पमत की सरकार है, लेकिन उनकी सरकार है और स्पीकर पद उन्हीं को है, उनको बनाना है स्पीकर। अगर स्पीकर भी नहीं बना पाए तो सरकार ही गिर जाएगी। डिप्टी स्पीकर मैक्सिमम टाइम अपोजिशन पार्टीज को दिया गया, ये परंपरा रही है। अब आगे वो परंपरा रहेगी कि नहीं रहेगी वो तो अब समय बताएगा। डिप्टी स्पीकर पिछले सत्र में रहा ही नहीं, ये शायद पहली बार था। पहली बार हुआ है कि 150 सांसदों को सस्पेंड करके आईपीसी के ऐसे कानून पास करा लिए गए। पहली बार हुआ है कि सेलेक्ट कमिटीज को मैटर सबसे कम गए। पहली बार हुआ है कि जेपीसी के माध्यम से कोई किसी तरह की कोई बात ही नहीं करता है। पहली बार हुआ है कि आप देखिए 3 कृषि के काले कानून हो, नोटबंदी हो, बड़े बड़े फैसले बिना किसी से सलाह किए संसद में पास किए करा लिए गए हों। खैर, वो गुजरात मॉडल है और वो पूरा देश देख रहा है। अब बात आती है कि वाजपेयी जी का समय रहा हो, कौन सी परंपराएं रही हैं डिप्टी स्पीकर पर, और हमारे समय में कौन सी परंपराएं रही हैं। मैक्सिमम टाइम में देख रहा था कि अपोजिशन के लोगों को डिप्टी स्पीकर का पद मिला और ये 1960 के दशक से मैंने देखा तो कहीं ना कहीं ऐसा रहा। तो क्या परंपराएं और मर्यादाएं आगे चलेंगी? स्पीकर के पद को लेकर आप देख रहे हैं गुंजाइश इस बात की कि कुछ संकट हो सकता है आपकी सरकार के लिए? देखिए, इस प्रकार की बात जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बोले, और वो भी खड़गे जी जैसा वरिष्ठ नेता जो इतने लंबे समय तक राजनीति में रहे, कि हमारी सरकार को मैंडेट नहीं है। जिस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है उस गठबंधन को तो मैंडेट नहीं है, और जिस गठबंधन के प्रमुख दल को 100 सीटें नहीं प्राप्त हुई हैं तीसरी बार के भी लगातार साथ में आने के बाद, उसे मैंडेट है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 232 सीटें जो इंडिया गठबंधन में कही जाती है उसमें 75 सीटों में एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए हैं। बंगाल की 42 और 13 सीटें पंजाब की 55 और 20 सीटें केरल की। मतलब मजे की बात यह है कि जिसमें 60 सीटें एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए हैं। और आज आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ दिया है, फिर भी पंजाब की सीटें अपने में काउंट किए हुए हैं। तो क्या एक वाकई ऐसा हो सकता है, यह संभव आपको लगता है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिले? निश्चित रूप से मैं कांग्रेस को बधाई देना चाहता हूं कि तीसरे प्रयास के बाद इनको संवैधानिक दृष्टि से नेता प्रतिपक्ष का पद प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है और निश्चित रूप से वो मिलेगा। ये जब आप वो लोग आके मर्यादा की बात करते हैं, और मैं याद दिलाना चाहता हूं महोदय, अगर इतिहास की बात आए तो अटल जी की अभी फोटो दिखाई गई, अटल जी को लोग भूल गए होंगे। 1999 में अटल जी की 1 वोट से सरकार गिरी थी, और वो 1 वोट जानते किसका था? उस समय उड़ीसा में कांग्रेस के मुख्यमंत्री गिरधर गोमांका जो मुख्यमंत्री हो चुके थे, परंतु सदन के सदस्य थे, और 14 दिन का जो समय होता है ना, मुख्यमंत्री ने वोट दिया और मुख्यमंत्री के वोट से लोकसभा में सरकार गिर गई। वो लोग आकर आज इस बात का, वैसे तो एक भी बात याद दिला दूं, शायद आलोक जी को याद हो, उड़ीसा में हमारी सरकार बनी है और नवीन पटनायक से पहले कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ करता था, और वहां कांग्रेस जड़ मूड से साफ हो गई है। उसके बाद इनके चेहरे पे कितनी साफ चमक दिखाई पड़ती है, उसको अपना विजय कहते हैं, वो एक अलग बात है। गजब बेइज्जती है। आपने अटल जी का याद दिलाया, हम बिल्कुल बताना चाहते हैं। एक दौर था मर्यादा का जिसका हमने उच्चतम मानदंडों का पालन किया है। उस समय याद करिए, जिस समय 71 का युद्ध हुआ तो अटल जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की इंदिरा जी की, जिसके आप लोग याद दिलाते हैं। 1995 में जेनेवा में जब कश्मीर का विषय आया तो अटल जी लीड करते हुए गए डेलीगेशन को, और नरसिम्हा राव सरकार को उन्होंने पूरा श्रेय दिया। नरसिम्हा राव जी ने अटल जी को अपना राजनीतिक गुरु बोला, यह सम्मान होता था। मोदी जी ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न दिया, किसकी पार्टी के नेता थे?
पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया, वो कांग्रेस के नेता नहीं थे। मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिया, वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अरे भाई, आधा दर्जन तो कांग्रेस के नेताओं को दिया है, मगर आपने तो विपक्ष तो छोड़िए, कांग्रेस में परिवार के बाहर किसी को नहीं दिया, ना बाबा साहब अंबेडकर को दिया, ना सरदार पटेल को दिया। मजा आया।